डीडी नेशनल पर, तो दूरदर्शन के विभिन्न नेटवर्क्स पर प्रसारित किए जाने वाले इन शानदार कार्यक्रमों का आप उठाते रहिए आनंद। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। और यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। सटीक, स्पष्ट और विश्वसनीय खबरों के लिए डीडी न्यूज, देश का सबसे भरोसेमंद टेलीविजन न्यूज चैनल। रॉयटर्स इंस्टीट्यूट के सर्वे के अनुसार लोगों का लोक प्रसारक पर सर्वाधिक भरोसा। डीडी न्यूज सबसे ही विश्वसनीय और रिलायबल चैनल है। इसमें कोई भी किसी तरह की कमर्शियलाइजेशन नहीं है। दूरदर्शन जो है वो आपको सिर्फ न्यूज़ बताता है, तोड़ मरोड़ करके आपको कोई भी न्यूज़ प्रेजेंट नहीं की जाती है। दूरदर्शन है एक जो रिलेवेंट न्यूज़ दिखाता है। इस मुकाम के लिए सभी दर्शकों का धन्यवाद। भारत का विश्वास डीडी न्यूज के साथ। गांव में कोई भी जैसा गरीब महिला नहीं रहना चाहिए। वो पाँव पे खड़े करके उन्होंने बहुत अच्छे से उनका फैमिली और गांव में अदर लोगों के लिए काम चालू करना। हमने एक प्लानिंग करके जैसा कि उनको 1 एकड़ मॉडल नाम भी दिया है। 1 एकड़ में 25 टाइप का जो अनाज है तो ये महिला लेते हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट में पूरा जो महिला है कि महिलाओं की लीडरशिप आगे आ गई है। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। वीकली एक्सपायरी के दिन यानी आज शुरुआती कारोबार में शेयर बाजार में उतार चढ़ाव के साथ कारोबार दर्ज किया जा रहा है। आज शुरुआती कारोबार में बीएसई का 30 शेयरों वाला प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 10.93 अंकों की मामूली बढ़त के साथ 53,065.69 के स्तर पर खुला है। वहीं एनएसई का 50 शेयरों वाला प्रमुख इंडेक्स निफ्टी 24.25 अंकों की नरमी के साथ 15,855.40 के स्तर पर खुला है। फिलहाल सेंसेक्स और निफ्टी में सीमित दायरे में कारोबार दर्ज किया जा रहा है। रिजर्व बैंक ने बैंक ऑफ बड़ौदा और भारतीय स्टेट बैंक सहित 14 बैंकों पर नियमों का पालन न करने पर जुर्माना लगाया है। बैंक ऑफ बड़ौदा पर 2 करोड़ रुपए और बंधन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्रेडिट सुइसे, इंडियन बैंक, इंडसइंड बैंक, कर्नाटक बैंक, करूर वैश्य बैंक, पंजाब और सिंध बैंक, साउथ इंडियन बैंक, जम्मू और कश्मीर बैंक और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक पर 1-1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। रिजर्व बैंक ने प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि इन बैंकों ने जिन नियमों का पालन नहीं किया है उनमें गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को ऋण देने और उन्हें बैंक वित्त उपलब्ध कराने के बारे में रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के कुछ प्रावधानों का पालन न करना शामिल है। रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसने इन बैंकों के खातों की जांच के बाद नोटिस जारी किया है और बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के प्रावधानों का अनुपालन न करने पर ही जुर्माना लगाया है। कैरिबियाई देश हैती के राष्ट्रपति जोवेनेल मोसे की हत्या के मामले में सुरक्षा बलों ने 4 संदिग्धों को मार गिराया है। पुलिस ने कहा है कि इस मामले में 2 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा राजधानी पोर्ट ऑफ प्रिंस में अन्य बचे हुए संदिग्धों के साथ संघर्ष जारी है।
इससे पहले कल हैती के राष्ट्रपति की उनके घर पर हत्या कर दी गई है। इस हमले में उनकी पत्नी को भी गोली लगी है और उनकी हालत गंभीर है। हैती के अंतरिम प्रधानमंत्री ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि राष्ट्रपति मोसे की उनके घर पर हत्या कर दी गई है। मोसे की पत्नी मार्टिन मोसे अस्पताल में भर्ती हैं और उनका इलाज जारी है। राष्ट्रपति की हत्या के बाद हैती में आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। हैती के पड़ोसी देश डोमिनिक गणराज्य ने अपनी सीमा को सील कर दिया है और देश में सुरक्षा को कड़ी कर दी है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने हैतियन राष्ट्रपति की हत्या की निंदा की, जबकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने आज संभावित बैठक से पहले मोइज की मौत पर गहरा दुख और सहानुभूति व्यक्त की। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने एक बयान में कहा है कि इस अपराध के दोषियों को सजा दी जानी चाहिए। उन्होंने आश्वासन दिया कि संयुक्त राष्ट्र हैती की सरकार और लोगों के साथ खड़ा रहेगा। अमेरिकी विदेश विभाग ने हैती के राष्ट्रपति की हत्या की निंदा की। विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा कि ऐसी खबरें हैं कि हमलावर ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन एजेंट थे, जो कि बिल्कुल गलत है। हालांकि उन्होंने कहा कि वॉशिंगटन हैती सरकार की तरफ से किए गए अनुरोधों का जवाब देने के लिए तैयार है और हैती के अधिकारियों की जांच का समर्थन करने के लिए तैयार है। लातिन अमेरिकी देश के नेताओं ने भी हैती के राष्ट्रपति की हत्या की निंदा की। कोलंबिया के राष्ट्रपति ने अमेरिकी राज्यों के संगठन से लोकतांत्रिक व्यवस्था की रक्षा के लिए हैती को एक तत्काल मिशन भेजने का आह्वान किया। इस बीच मध्य अमेरिकी देशों के नेताओं ने लोकतंत्र के लिए सामाजिक शांति और सम्मान बनाए रखने की अपील की है। इजराइल की बात करते हैं। पूर्व लेबर पार्टी के प्रमुख इसहाक हर्जोग ने इजराइल के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली और इजरायली समाज के भीतर गहरे विभाजन को ठीक करने की कोशिश करने का वादा किया है। 2003 में पहली बार संसद के लिए चुने गए हर्जोग ने वामपंथी लेबर पार्टी का नेतृत्व किया है और गठबंधन सरकारों में कई विभागों को संभाला है। उनका सबसे हालिया सार्वजनिक पद इसराइल के यहूदी एजेंसी के प्रमुख के रूप में था, जो आव्रजन को प्रोत्साहित करता है। 2015 के चुनाव में पूर्व प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू द्वारा पराजित हर्जोग को जून में संसद द्वारा राष्ट्रपति चुना गया था। अमेरिका के मायामी क्षेत्र के कॉन्डो परिसर के खंडहरों से 18 और शव बरामद किए गए। फ्लोरिडा के अधिकारियों ने कहा कि अब कोई उम्मीद नहीं है कि लापता लगभग 100 लोगों में से कोई भी जीवित पाया जाएगा। शैम्बलेन टावर साउथ बिल्डिंग के खंडहरों से अब तक कुल 54 शव बरामद किए जा चुके हैं। अब किसी के भी जिंदा न मिलने की उम्मीद के बाद बचाव अभियान को समाप्त करने की घोषणा कर दी गई है। अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य के मायामी में कुछ 2 हफ्ते पहले समुद्र के ठीक सामने 40 साल पुरानी ऊंची इमारत कुछ ही सेकंड में भरभराकर गिर गई थी। मानव अधिकारों पर अंतर अमेरिकी आयोग का कहना है कि कोलंबियाई सरकार को सिविल सोसाइटी के साथ बातचीत करनी चाहिए और जिन सुरक्षा बलों ने दुर्व्यवहार किया है उन्हें सजा मिलनी चाहिए। गौरतलब है कि 28 अप्रैल को बड़े पैमाने पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ, जो बीच बीच में हिंसक हो गया। कोलंबिया के अटॉर्नी जनरल के कार्यालय ने सीधे तौर पर प्रदर्शनों में 27 लोगों की मौत की बात कही है और 11 अन्य की पुष्टि की है, जबकि मानवाधिकार समूहों का कहना है कि उन्होंने 40 से अधिक मौतों की पुष्टि की है और दर्जनों की जांच चल रही है। इस बीच सरकार ने कहा है कि अटॉर्नी जनरल का कार्यालय पहले से ही दुर्व्यवहार की जांच कर रहा है, जिसकी राष्ट्रपति इवान ड्यूक ने बार बार निंदा की है। विरोध प्रदर्शन करने वाले समूहों ने प्रदर्शनों को फिलहाल रोक दिया है। उनका कहना है कि अगर मांगें नहीं मानी गईं तो बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन होंगे। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा अदालत की अवमानना के मामले में 15 महीने जेल की सजा काटने के लिए आत्मसमर्पण करेंगे। यह अभी तक का पहला संकेत है कि जुमा अपनी जेल की सजा काटने को तैयार हैं। संवैधानिक अदालत ने जुमा को सत्ता में अपने 9 साल के दौरान भ्रष्टाचार की जांच में सबूत देने के लिए इस साल की शुरुआत में एक निर्देश की अवहेलना करने के लिए पिछले सप्ताह 15 महीने की जेल की सजा दी थी। दुबई के मीडिया ऑफिस ने बताया कि जेबल अली पोर्ट पर एक जहाज में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। ज्वलनशील पदार्थ रखने वाले एक कंटेनर में एक हादसे की वजह से विस्फोट के कारण लगी आग पर अब काबू पा लिया गया है। अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। दुबई मीडिया ऑफिस ने एक ट्वीट में कहा है कि जिस जहाज की पहचान नहीं हो पाई थी वो बंदरगाह की मुख्य शिपिंग लाइन से दूर बर्थ में से एक पर डॉक करने की तैयारी कर रहा था। अफगानिस्तान के विशेष बलों ने कल तालिबान लड़ाकों को कुंदूज शहर से खदेड़ने के लिए अभियान चलाया।
कुंदूज के अधिकांश जिलों में तालिबान ने कब्जा कर लिया है। चूंकि अमेरिका ने लगभग 20 वर्षों के संघर्ष के बाद 11 सितंबर तक बिना किसी शर्त के अपने सैनिकों को वापस बुलाने की घोषणा की थी, इसलिए पूरे देश में हिंसा बढ़ती जा रही है। कारण यह है कि इस्लामी तालिबान ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र पर नियंत्रण चाहता है। दूसरी ओर कतर में अफगानिस्तान सरकार और तालिबान वार्ताकारों के बीच बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। हालांकि हाल के दिनों में दोनों पक्षों के बीच बैठकें हो रही हैं। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के मामले 18 करोड़ 58 लाख से ज्यादा हो गए हैं। इस संक्रमण से अब तक 40,16,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि इलाज के बाद विश्व में 17 करोड़ से अधिक लोग स्वस्थ भी हो गए हैं। कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित देशों में अमेरिका सबसे आगे है। अमेरिका में कोरोना संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 3 करोड़ 46 लाख से अधिक है। अमेरिका में कोरोना के कारण मरने वालों का आंकड़ा 6,21,000 से अधिक है। ब्राजील में कोरोना संक्रमण के मामले 1 करोड़ 89 लाख से ज्यादा हो गए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने देशों से कोविड-19 प्रतिबंधों में ढील देते हुए अपनी अर्थव्यवस्थाओं को फिर से खोलते समय अत्यधिक सावधानी बरतने का आग्रह किया है। संगठन ने कहा है कि सावधानी बरतने से देशों ने अब तक जितना लाभ हुआ है, अगर वो सावधानी नहीं बरतेंगे तो वो कम हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस ने लोगों को याद दिलाया कि महामारी खत्म नहीं हुई है और 40 लाख लोगों की मौत का आंकड़ा अभी पार हुआ है। संगठन के आपात कार्यक्रम के प्रमुख माइक रयान ने चेतावनी दी कि कम कोविड-19 टीकाकरण दर वाले देश प्रतिबंधों को उठाने की गलती के साथ दोहरी गलती कर रहे हैं। ईरान में कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट का प्रसार तेजी से हो रहा है। बढ़ते मामलों में अंकुश लगाने के लिए देश में कोविड टीकाकरण अभियान को और तेज कर दिया गया है। हाल के सप्ताहों से ही राज्य संबद्ध समूह द्वारा विकसित कोविरैन बाराकट वैक्सीन के साथ टीकाकरण अभियान बड़े पैमाने में किया जा रहा है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने राजधानी तेहरान और 91 अन्य शहरों और कस्बों को उच्च जोखिम वाले क्षेत्र रेड जोन घोषित किया, जिसके तहत यात्रा पर प्रतिबंध, गैर जरूरी व्यवसायों को बंद करने और राजधानी में कर्मचारियों की उपस्थिति को 30% तक सीमित करने का आदेश दिया गया है। ईरान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी ने विश्वास जताया कि उनकी सरकार तेजी से कोविड-19 टीकाकरण की शुरुआत करेगी ताकि अर्थव्यवस्था को फिर से शुरू करने में मदद मिल सके। कोविड-19 के बढ़ते मामलों की रोकथाम के लिए पूरे क्यूबा से 200 डॉक्टरों और नर्सों की एक टीम पश्चिमी क्यूबा के मातंजास पहुंचेगी। मातंजास में जुलाई सप्ताह के शुरुआत से ही कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। वहीं लोगों को कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट से भी जूझना पड़ रहा है। देश की स्वास्थ्य सुविधा पर भी असर पड़ रहा है। वहीं कार्डिनस में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को दवा, ऑक्सीजन टैंक और अन्य उपकरणों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। क्यूबा में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 2,14,000 है। वहीं देश में कोरोना के कारण अब तक 1,405 लोगों की मौत हो चुकी है। फ्रांस की सरकार सभी नागरिकों से कोरोना टीका लेने का आग्रह कर रही है और साथ ही इसे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए अनिवार्य बनाने पर विचार कर रही है। फ्रांस के राष्ट्रपति के प्रवक्ता गैब्रियल अट्टल ने पहले चेतावनी दी थी कि टीका लगाए गए नागरिकों और अन्य लोगों के बीच संघर्ष दिखाई दे सकता है। फ्रांस में डेल्टा वेरिएंट के मामले कुल मामलों के 40% तक पहुंच गए हैं। अप्रैल के मध्य में जहां प्रतिदिन 42,000 से अधिक नए संक्रमण के मामले साप्ताहिक औसत के आधार पर आ रहे थे, वो कम होकर जून के अंत में केवल 1,800 तक रह गए हैं। लेकिन ये संख्या अब बढ़कर 2,500 से ऊपर हो गई है, जो कि चिंता का विषय बनती जा रही है। कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई के दौरान अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने के लिए न्यूयॉर्क शहर में एक परेड का आयोजन किया गया। परेड के दौरान न्यूयॉर्क सिटी के मेयर बिल डी ब्लेसियो, न्यूयॉर्क इंटेंसिव केयर यूनिट की नर्स सांद्रा लिंडसे ने दर्शकों का अभिवादन किया। अमेरिका के सबसे बड़े शहर में टिकट परेड आमतौर पर चैंपियनशिप स्पोर्ट्स क्लब, अंतरिक्ष यात्रियों और युद्ध के दिग्गजों के लिए आरक्षित रहती हैं, लेकिन इस बार महामारी के नायकों के सम्मान में ये परेड आयोजित की गई। स्वास्थ्य कर्मियों के अलावा परेड में उन पुलिस अधिकारियों, शिक्षकों और परिवहन कर्मचारियों को भी सम्मानित किया गया जो जोखिम के बावजूद महामारी के दौरान हर दिन अपनी नौकरी पर जाते थे। इंग्लैंड फुटबॉल टीम यूरो कप के फाइनल में पहुंच गई है। टीम ने सेमीफाइनल में अपने कप्तान हैरी केन के गोल की बदौलत डेनमार्क की टीम को 2-1 से हरा दिया।
इंग्लैंड की टीम 55 साल के बाद किसी बड़ी प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंची है। वेम्बली स्टेडियम में अपने ही दर्शकों के सामने इंग्लैंड की फुटबॉल टीम ने इतिहास रचा। यूरो कप के दूसरे सेमीफाइनल में टीम का सामना डेनमार्क से हुआ, जहां जीत ने इंग्लिश टीम को फाइनल में पहुंचा दिया। हालांकि इस जीत की शुरुआत फीकी रही, क्योंकि डेनमार्क के डैम्सगार्ड ने खेल के 30वें मिनट में इंग्लिश डिफेंस को भेद कर डेनमार्क की टीम को 1-0 से आगे कर दिया। लेकिन इस गोल के 9 मिनट बाद डेनमार्क से गलती हुई और ओन गोल ने टीम का गेम खराब कर दिया। पहले हाफ में स्कोर लाइन 1-1 की बराबरी पर रही। खेल के दूसरे हाफ में भी दोनों ही टीमों की ओर से एक दूसरे पर अटैक होते रहे, लेकिन सफलता दोनों में से किसी को भी नहीं मिली। निर्धारित समय तक गोल न होने के चलते मैच एक्स्ट्रा टाइम में गया, जहां रहीम स्टर्लिंग को गलत तरीके से रोकने के चलते इंग्लिश टीम को पेनल्टी किक का तोहफा मिला, जिसे गोल में बदलने में हैरी केन ने कोई गलती नहीं दिखाई। मैच इंग्लैंड ने 2-1 से अपने नाम किया और वेम्बली स्टेडियम में मौजूद 66,000 दर्शकों के आगे 55 साल बाद किसी बड़ी प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने का सुखद एहसास खुद को इंग्लैंड ने कराया। वैसे इस बार यूरो कप में इंग्लैंड की टीम का शानदार खेल उनके कप्तान हैरी केन के उम्दा खेल को भी सामने रख रहा है, जो अब तक प्रतियोगिता में 4 गोल दाग चुके हैं। इंग्लैंड ने इससे पहले क्वार्टर फाइनल में यूक्रेन को 4-0 से हराया था, तो वहीं अंतिम 16 में टीम ने जर्मनी को शिकस्त दी थी। अब इंग्लैंड का फाइनल में सामना इटली से होगा, जिसने प्रतियोगिता में अभी तक एक भी मैच नहीं गंवाया है। वैसे इंग्लैंड अगर फाइनल मुकाबला जीतती है तो ये पहली बार होगा जब इंग्लिश टीम यूरो कप का खिताब अपने नाम करेगी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। गौरव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव, यूरो कप पे हम गौरव से बातचीत करेंगे। गौरव, अगर हम बात करें तो फाइनल अब तय हो गया है, क्या कुछ तैयारियां आपको दिख रही हैं दोनों टीमों की ओर से? बिल्कुल चंद्रशेखर, जिस तरह का कल का मुकाबला रहा और कहना चाहिए कि एक शानदार मुकाबला था, क्योंकि डेनमार्क ने भी अपनी तरफ से कड़ी चुनौती पेश की और पहला गोल जो था वो डेनमार्क की ओर से डैम्सगार्ड ने किया और कहीं ना कहीं इंग्लैंड को बैकफुट पर लाने की भरसक प्रयास जो था वो डेनमार्क की ओर से दिखाया गया। बावजूद इसके, क्योंकि इंग्लैंड जो है वो अपने होम क्राउड के सामने खेल रही थी और जिस पे करीब 66,000 जो दर्शक थे, उसमें से कहना चाहिए कि कम से कम 60,000 जो दर्शक थे वो अकेले इंग्लैंड के थे और केवल 6,000 दर्शकों को ही डेनमार्क के जो लोकल थे वहाँ के, उनको ही केवल टिकट एक तरह से दिया गया था स्टेडियम में आने का। तो उस सब के बावजूद जिस तरह से डेनमार्क ने खेल दिखाया और खैर मुकाबला वो नहीं जीत पाए, लेकिन इंग्लैंड की टीम जो है वो फाइनल में पहुंची है। लेकिन अब जो भिड़ंत है वो इटली के साथ है और इटली और इंग्लैंड का अगर पिछला आंकड़ा उठा करके देखें तो आंकड़े के हिसाब से तो इटली का जो दबदबा है वो देखने को मिल रहा है। खासतौर से इस बात के लिए इस दबदबा ये और भी बढ़ जाता है क्योंकि इटली की टीम जो है वो 33 मैचों से अभी तक कोई भी मैच हारी नहीं है। और वहीं अगर इंग्लैंड की बात करें तो टीम जो है वो उसका जो अब तक का जो रिकॉर्ड रहा है वो बड़े टूर्नामेंट में यही हम देखते आए थे कि वो सेमीफाइनल से जो थी वो आगे नहीं बढ़ पाती थी। तो अब 55 साल के बाद टीम जो है वो फाइनल में पहुंची है, तो यहाँ पर टीम की जो कोशिश है वो यही रहेगी कि अब जब वो फाइनल में पहुंची है तो वो कहीं ना कहीं जो है वो पहली बार यूरो कप की ट्रॉफी भी उठाए और इस बात का जो एक टैग लगा हुआ है टीम पर कि वो बड़े टूर्नामेंट्स को नहीं जीत पाती है उसको भी दूर करे। और इसको करने के लिए टीम के पास जो खिलाड़ी हैं उसमें सबसे पहला नाम जो है वो कप्तान हैरी केन का आता है। हैरी केन जिस तरह से लगातार जो है वो अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं और एक कहना चाहिए जो कप्तान को जो लीड करना चाहिए वो क्वालिटी जो है वो पूरी हैरी केन में दिखाई दे रही है। अब तक 4 गोल दाग चुके हैं। इसके साथ ही अगर उनके सहायकों की बात करें तो उसमें आपका रहीम स्टर्लिंग जो है वो शानदार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। इस तरह से हैरी मैरग्यू जो हैं वो भी काफ़ी अच्छा, उन्होंने भी अभी तक अच्छा प्रदर्शन किया है। और खासतौर से इंग्लैंड की टीम जो है वो अपने डिफेंस और अटैक उस सब पर काफ़ी खासा ध्यान दे रही है और इन सबको मिलाकर के जो ठोस रणनीति जो टीम बना रही है उसका ही नतीजा देखने को मिल रहा है कि टीम अब 55 साल के बाद किसी बड़े टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची है। गौरव, फाइनल तय हो गया है और किस तरह का रोमांच रहेगा ये आपको भी इंतज़ार है, हमको भी इंतज़ार है। लेकिन अगर यूरो कप के पिछले मैचों की हम बात करें, जब से यूरो कप की शुरुआत हुई, किस तरह के उतार चढ़ाव आपको देखने को मिले पूरे कप के दौरान? अब फाइनल में ये 2 टीमें पहुंच गई, लेकिन बाकी टीमों की अगर हम बात करें तो
देखिए अगर बाकी टीम, इन दोनों टीमों को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी टीमों में सबसे पहले बात करनी चाहिए, क्योंकि जो गत विजेता पोर्चुगल थे, जिस तरह से पोर्चुगल बाहर हुई, उसके अलावा आपके फ्रांस जो हैं उनको हार का मुंह देखना पड़ा। इसके अलावा बेल्जियम जो हैं वो जो टॉप की वर्ल्ड नंबर 1 टीम है, उनको हार के क्वार्टर फाइनल मुकाबला हार करके उनको बाहर होना पड़ा। तो ये कुछ, और जर्मनी थी, इंग्लैंड ने जर्मनी को हराया था और जर्मनी को अंतिम 16 में ही वो कहना चाहिए कि उनको बाहर हो जाना पड़ा टूर्नामेंट से। तो कहीं ना कहीं जो बड़ी टीमें थीं, जो बड़े नाम थे, जिन टीमों के अंदर स्टार खिलाड़ी थे, ऐसा नहीं कि इन टीमों में स्टार खिलाड़ी नहीं है, लेकिन जिन टीमों का विश्व स्तर पर कहना चाहिए एक दबदबा रहता है, या जिन पर बहुत ज़्यादा जो होती है वो नज़रें होती हैं, या टॉप जैसे कहना चाहिए कि जो क्रीमी लेयर होती है, उनमें कहीं ना कहीं आती हैं। तो इस बार का जो यूरो कप रहा, उसको कह सकते हैं कि वो थोड़ा सा डिफरेंट रहा। और जिस तरह से, और डिफरेंट इसलिए रहा क्योंकि आपने जिस तरह का खेल दिखाया है, अगर इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड की टीम ने बहुत ही मंझे हुए तरीके से, बहुत ही सुलझे हुए तरीके से अपने खेल को आगे बढ़ाया। टीम ने अपना जो ग्रुप स्टेज के जो मैचेस थे उन पे पूरी फोकस किया, और आगे का नहीं सोचा उन्होंने कि आगे किस तरह से अपनी रणनीति बनानी है, बल्कि उन्होंने टीम को एक फोकस किया कि अभी हमारे सामने ये टीम है और हम इस टीम के खिलाफ इस तरह की रणनीति के साथ उतरेंगे। और सबसे बड़ी बात क्या थी इंग्लैंड की टीम की, कि इंग्लैंड की टीम ने किसी एक रणनीति पर रह करके हर टीम के साथ उनकी जो स्ट्रैटेजी थी वो कहीं ना कहीं चेंज होती रही। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब आप ऐसे बड़े टूर्नामेंट में खेलते हैं। वहीं अगर इटली की बात करें तो इटली का लगातार जो प्रदर्शन है वो लगातार बहुत बेहतरीन होता गया है। टीम अभी तक इस टूर्नामेंट में अब कहना चाहिए एक भी मैच टीम ने हारा नहीं है, और टीम लगातार जो है वो जीतती हुई आ रही है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इटली का अगर पिछला मुकाबला देखें जो स्पेन के खिलाफ था, वही मुकाबला जो था वो केवल 90 मिनट के अंदर खत्म नहीं हुआ। वो एकमात्र ऐसा मुकाबला था इटली का जो कि पेनल्टी शूटआउट में गया, वरना जितने भी इटली ने मैच खेले हैं वो 90 मिनट के अंदर जीते हैं। तो ये जो दिखाता है, ये कहीं ना कहीं टीम की जो स्ट्रांगनेस है, जो कहना चाहिए जो एक स्ट्रेंथ है, उसको सामने रखता है। लेकिन इटली के लिए फाइनल मुकाबले से पहले कुछ दिक्कतें भी हैं, और दिक्कतों में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उनके जो खिलाड़ी हैं लियोनार्डो स्पिनाज़ोला, जो कि डिफेंडर हैं डिफेंडर, लेकिन अटैक करने के लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं, वो जो हैं वो चोटिल हैं। तो इसको देखते हुए कहीं ना कहीं जो फाइनल मुकाबला होगा उसमें इंग्लैंड की टीम जो है वो इस एक जो कहना चाहिए जो इटली की ये जो कमी है ना, उस पर अटैक करेगी। तो ऐसे में चर्चा बहुत दिलचस्प रहेगा फाइनल का मुकाबला। और बाकी टीमों को तो मैंने बताया कि जिस तरह से उम्मीदें थी कि बहुत अच्छा वो कर सकती थी, लेकिन कहीं ना कहीं छोटी छोटी कमियों के चलते उन्हें या तो अंतिम 16 से बाहर होना पड़ा, या फिर क्वार्टर फाइनल या सेमीफाइनल में आकर वो बाहर हो गए। गौरव, एक सवाल और पूछना चाहेंगे, थोड़ा सा जो मेन गेम है उससे ये हटके है। अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनमें ये कहा जा रहा है कि यूरो कप के जो मैच हैं वो एक तरह से कोविड के सुपर स्प्रेडर वहाँ पर बने हुए हैं, 10% वहाँ पर केसेज बढ़ गए हैं। सवाल ये है कि कुल मिलाकर कोविड का क्या कुछ असर पूरे यूरो कप पर देखा गया? देखिए, इसकी शुरुआत जो थी वो कहीं ना कहीं आपको मानना पड़ेगा कि स्पेन के साथ ही हुई थी, क्योंकि जो स्पेन का कैंप लगा था उसमें ही शुरुआत में कहीं ना कहीं जो कोरोना वायरस के जो कहना चाहिए जो बीमारी थी वो उस कैंप के अंदर नज़र आई। उसके बाद से शुरुआत से ही इस बात को सामने रखा जा रहा था कि ये जो है वो एक क्योंकि जिस तरह से दर्शकों को अलाउड किया जा रहा था, जिस तरह से भारी संख्या में दर्शक लगातार आ रहे थे, तो उसमें कहीं ना कहीं ये ज़रूर था। लेकिन इस सब के बीच में एक डर ज़रूर था कि कोरोना महामारी के फैलने का, लेकिन इस सब के बीच में प्रोटोकॉल्स का जो था वो बहुत बारीकी से सबका ध्यान रखा गया। लेकिन बावजूद इसके जब आप हज़ारों की संख्या में आप स्टेडियम में दर्शकों की एंट्री होती है और फिर कहीं ना कहीं जो होते हैं प्रोटोकॉल्स होते हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत पीछे छूट जाते हैं, क्योंकि आप जब जीत के जश्न में खुमार होते हैं तो कहीं ना कहीं प्रोटोकॉल्स जो है उसमें कहीं ना कहीं जाहिर तौर पर कमी देखी गई, या फिर कहीं ना कहीं देखा गया कि वो प्रोटोकॉल्स टूटे, जिसका नतीजा रहा कि कुछ आंकड़े जो थे वो इस तरह से निकल कर सामने आए। शुक्रिया आपका गौरव इन सब जानकारियों के लिए। और यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ।
कोरोना से बचाव के उपाय। आपस में कम से कम 1 मीटर की दूरी रखें। हाथों को बार बार साबुन और पानी से धोएं। 60% अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर का प्रयोग करें। मास्क से चेहरे को ढक कर रखें। छींकते या खांसते समय नाक और मुंह को रुमाल या टिश्यू से ढकें। प्रयोग किए गए टिश्यू को तुरंत कूड़ेदान में डालें। सामाजिक आयोजनों और भीड़-भाड़ वाली जगहों से दूर रहें। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। पूर्व विश्व नंबर 1 स्विट्जरलैंड के रॉजर फेडरर का 21वां ग्रैंड स्लैम जीतने का सपना बुधवार को टूट गया। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में फेडरर को पोलैंड के ह्यूबर्ट हुरक्राज ने 6-3, 7-6, 6-0 के सीधे सेट में शिकस्त देकर प्रतियोगिता से बाहर का रास्ता दिखाया। भिवानी की पूजा रानी बोहरा भारतीय मुक्केबाजी का वो नाम बन गई हैं जो अब रिंग में उतरती हैं तो पदक से कम कुछ नहीं देखना पसंद करती हैं। पूजा ने हाल ही में एशियन चैंपियनशिप में 75 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। तो कैसा रहा पूजा का सफर और उन्होंने किन किन उपलब्धियों को छुआ है, ये रिपोर्ट देखिए। मुक्कों में जीत का दम, विरोधी को करता बेदम। हरियाणा के भिवानी से आने वाली पूजा रानी ओलंपिक में भारतीय बॉक्सिंग की नई कहानी लिखने के लिए मचल रही हैं। पूजा ने हाल ही में लगातार दूसरी बार एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अपने मुक्के की बरसात से पीले तमगे को अपना बनाया और अब पूजा का सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य है, ओलंपिक से पदक लाना। और इसके लिए पूजा का वर्कआउट गजब का है। पूजा लगातार कई घंटों तक कड़ा अभ्यास कर रही हैं। पूजा फिटनेस के साथ साथ अपनी तेजी, डिफेंस को पैना बनाना और अटैकिंग मोड पर खुद को किस तरह से लाना है, इस पर अपनी हर कमी को दूर कर रही हैं। ये बॉक्सर जल्द ही अपनी ट्रेनिंग को और बेहतर बनाने के लिए इसमें कई नए आयाम भी जोड़ेगी। पूजा ने जॉर्डन में हुए ओलंपिक क्वालिफाइंग मुकाबलों में 75 किलोग्राम भार वर्ग में थाईलैंड की मुक्केबाज को हराकर ओलंपिक कोटा हासिल किया था। ये कोटा उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी 8 मार्च को जीता था। पूजा के करियर की बात करें तो इस बॉक्सर ने 2010 में गोवा में हुई जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। उसके बाद 2012 में गुवाहाटी में सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। 2013 में पूजा ने एशियन चैंपियनशिप में रजत पदक को हासिल किया। 2019 में बैंकॉक में एशियन चैंपियनशिप में इस मुक्केबाज ने स्वर्ण पदक को अपना बनाया और 2021 में दुबई में हुई एशियन चैंपियनशिप में पूजा ने स्वर्ण पदक पर अपने नाम की मोहर लगाई। तो कुल मिलाकर पूजा का बढ़ता ग्राफ अब उस मुकाम पर है जहां कमी सिर्फ ओलंपिक पदक जीतने की है और जिस पर खरा उतरने के लिए ये मुक्केबाज अपने पंच को मजबूत बना रही है। गौरव कुमार, डीडी न्यूज। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।
सटीक, स्पष्ट और विश्वसनीय खबरों के लिए डीडी न्यूज देश का सबसे भरोसेमंद टेलीविजन न्यूज चैनल। रॉयटर्स इंस्टीट्यूट के सर्वे के अनुसार लोगों का लोक प्रसारक पर सर्वाधिक भरोसा। डीडी न्यूज सबसे ही विश्वसनीय और रिलायबल चैनल है। इसमें कोई भी किसी तरह की कमर्शियलाइजेशन नहीं है। दूरदर्शन जो है वो आपको सिर्फ न्यूज़ बताता है, तोड़ मरोड़ करके आपको कोई भी न्यूज़ प्रेजेंट नहीं की जाती है। दूरदर्शन है एक जो रिलीवेंट न्यूज़ दिखाता है। इस मुकाम के लिए सभी दर्शकों का धन्यवाद। भारत का विश्वास डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार, डीडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी और सीधे आपको ले चलते हैं जहां पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री अपना पदभार ग्रहण कर रहे हैं। सीधे दृश्य आप देख रहे हैं। मनसुख मंडाविया अपना कार्यभार आज ग्रहण कर रहे हैं नए कैबिनेट एक्सपेंशन में। सीधे दृश्य आप देख रहे हैं। मनसुख मांडविया की बात करें तो गुजरात से बीजेपी के राज्यसभा सांसद 2002 में पहली बार विधायक चुने गए थे। 2012 से लगातार ही राज्यसभा सांसद हैं। इससे पहले राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार थे। अब स्वास्थ्य मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे हैं। तो सीधे दृश्य देख रहे हैं मनसुख मांडविया स्वास्थ्य मंत्रालय का कार्यभार संभालते हुए। तो सीधे दृश्य आपने देख लिए थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने अपना कार्यभार संभाल लिया है और अब डाल लेते हैं सुर्खियों पर एक नजर। केंद्रीय मंत्रिमंडल के नए मंत्री आज संभाल रहे हैं कामकाज। अश्विनी वैष्णव ने रेल और अनुराग ठाकुर ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का संभाला कार्यभार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बुलाई कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक।
नए मंत्रियों के विभागों का बंटवारा। अमित शाह को गृह के साथ सहकारिता मंत्रालय, अश्विनी वैष्णव को रेलवे और आईटी के साथ संचार मंत्रालय, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा, मनसुख मांडविया स्वास्थ्य तो ज्योतिरादित्य को नागरिक उड्डयन मंत्रालय। केंद्रीय मंत्रिमंडल के फेरबदल में शामिल 43 मंत्रियों में से 36 नए चेहरों में से 25 मंत्री उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और गुजरात का कर रहे हैं प्रतिनिधित्व। देश में पिछले 24 घंटे में 45,892 नए मामले दर्ज। रिकवरी दर हुई 97.18%। राष्ट्रीय टीकाकरण के तहत अब तक 36.48 को दी गई वैक्सीन की खुराक। जम्मू कश्मीर में 2 अलग अलग मुठभेड़ों में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकवादियों को मार गिराया। पुलवामा के पुछाल इलाके में 2 आतंकी ढेर, वहीं कुलगाम के जोदार इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए। कैरेबियाई देश हैती के राष्ट्रपति जोवेनल मोइसे की हत्या के मामले में सुरक्षा बलों ने 4 संदिग्धों को मार गिराया। 2 अन्य को किया गिरफ्तार। संयुक्त राष्ट्र महासचिव और अमेरिका ने की निंदा। डेनमार्क को हरा इंग्लैंड की टीम पहुंची यूरोप कप फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल में। 55 साल बाद इंग्लिश टीम ने किसी बड़ी प्रतियोगिता के खिताबी मुकाबले में किया प्रवेश। पूर्व विश्व नंबर 1 स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर का 21वां ग्रैंड स्लैम जीतने का सपना टूटा। विंबलडन के क्वार्टर फाइनल में मिली हार, वहीं नोवाक जोकोविच ने सेमीफाइनल में बनाई जगह। केंद्रीय मंत्रिमंडल में नए मंत्री आज कामकाज संभाल रहे हैं। अश्विनी वैष्णव ने रेल मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। कार्यभार संभालने के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि वे प्रधानमंत्री मोदी के विजन पर खरे उतरेंगे। मैं सबसे पहले प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। रेलवे प्रधानमंत्री जी के बहुत ही उनके विजन में बहुत बड़ा हिस्सा है और प्रधानमंत्री जी का विजन रेलवे के लिए जैसे जन जन तक ट्रांसफॉर्म हो लोगों की लाइफ, एक आम आदमी, एक गरीब, एक वंचित, एक किसान, पिछड़े से पिछड़े व्यक्ति को भी रेलवे के बेनिफिट मिले, ऐसा उनका बड़ा विजन है। तो इस विजन के लिए मैं काम करूंगा और प्रधानमंत्री जी के विजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए मेहनत करूंगा। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज मंत्रालय में कार्यभार संभाल लिया। इस मौके पर सूचना प्रसारण सचिव अमित खरे सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। कार्यभार संभालने के बाद अनुराग ठाकुर ने मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक भी की। कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे पीएम की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जहां मोदी जी ने देश को आगे ले जाने का बहुत शानदार काम किया है पिछले 7 वर्षों में, सूचना प्रसारण मंत्रालय के माध्यम से हम कैसे और जन जन तक पहुंच पाएं और क्या क्या काम जो पीछे मुझसे पूर्व बहुत बड़े लोगों ने यहाँ पर किए हैं उनको मैं भी आगे बढ़ा पाऊं। वहीं दूसरी ओर जो जिम्मेदारी माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे दी है, मैं उस पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास करूंगा। जो विश्वास व्यक्त किया है उस पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा और आशा करता हूं कि आप सबके सहयोग से इस जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक ढंग से कर पाऊंगा। विदेश और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि कैबिनेट विस्तार में महिलाओं को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने कहा, सशक्त महिलाओं के द्वारा देश का नेतृत्व हो, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी ने करके दिखाया है।
महिलाओं को बड़ी जिम्मेदारी दी है, वो भी प्रधानमंत्री जी की एक बहुत दूर की सोच है, क्योंकि लोग अब तक महिला सशक्तिकरण की बात करते रहे, लेकिन सशक्त महिलाओं के द्वारा देश का नेतृत्व हो, ऐसा प्रधानमंत्री जी ने करके दिखाया है। जो भी शपथ के शब्द हैं, उसमें से एक भी शब्द निरर्थक नहीं होगा और हम पूरा प्रयास करेंगे उसके एक एक शब्द में जान डालने का। मोदी जी के अपने कोई सपने नहीं है, बल्कि मोदी जी भारत के सपनों को पूरा करने में लगे हुए हैं, और जब वो भारत के सपनों को पूरा कर रहे हैं तो उसमें विदेश नीति का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है कि भारत का जो सही प्रोजेक्शन है वो दुनिया के आगे हो सके। मनसुख मांडविया ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही कैबिनेट और मंत्रिपरिषद दोनों की बैठक बुलाई है। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद होने वाली पहले इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहम फैसले कर सकते हैं। शाम 5 बजे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी। इसके बाद शाम 7 बजे से मंत्रिपरिषद की बैठक होगी, जिसमें सभी मंत्री यानी कैबिनेट स्वतंत्र प्रभार वाले और राज्य मंत्री भी हिस्सा लेंगे। कल शाम को शपथ ग्रहण समारोह के बाद देर रात मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया गया। इसमें पुराने मंत्रियों के विभागों को बदलने के साथ ही कई मंत्रियों को अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह को नवगठित सहकारिता मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा एवं कौशल विकास का प्रभार दिया गया है। अश्विनी वैष्णव को रेल मंत्री और सूचना प्रौद्योगिकी का प्रभार दिया गया है। हरदीप सिंह पुरी को पेट्रोलियम मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया है। इनके पास शहरी विकास का प्रभार अतिरिक्त होगा। भूपेंद्र यादव पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्री का प्रभार इन्हें दिया गया है। इसके अलावा श्रम मंत्रालय का प्रभार भी इनके पास रहेगा। वित्त राज्य मंत्री रहे अनुराग ठाकुर अब सूचना प्रसारण मंत्री हैं। इनके पास खेल एवं युवा मामलों का प्रभार भी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को नागरिक उड्डयन का प्रभार दिया गया है। वहीं असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल को पोर्ट और परिवहन और आयुष मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे को सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग का प्रभार दिया गया है। वीरेंद्र कुमार को सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया है। पशुपति कुमार पारस खाद्य प्रसंस्करण, किरण रिजिजू को कानून एवं न्याय, आरके सिंह को ऊर्जा एवं नवीकरणीय ऊर्जा, मनसुख मांडविया को स्वास्थ्य मंत्रालय, पुरुषोत्तम रूपाला को मत्स्य पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय का प्रभार, जी किशन रेड्डी को संस्कृति पर्यटन एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास का विभाग सौंपा गया है। रामचंद्र प्रसाद को इस्पात मंत्रालय दिया गया है। अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल को वाणिज्य एवं उद्योग विभाग का राज्य मंत्री बनाया गया है। एसपी सिंह बघेल को कानून एवं न्याय मंत्रालय का राज्य मंत्री बनाया गया है। शोभा करंजले किसान कल्याण राज्य मंत्री, मीनाक्षी लेखी को विदेश राज्य मंत्री बनाया गया है। उनके पास संस्कृति मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार होगा। अजय भट्ट रक्षा राज्य मंत्री हैं। शांतनु ठाकुर को पोर्ट शिपिंग एवं जलमार्ग, निशित प्रामाणिक गृह राज्य मंत्री, पंकज चौधरी को वित्त राज्य मंत्री बनाया गया है। तो कैबिनेट विस्तार के बाद नए मंत्रियों की जिम्मेदारी आप देख रहे हैं। आगरा के सांसद एसपी सिंह बघेल भी
कि आगे कैसे काम किया जाए, स्ट्रैटेजी अगर बात करें? देखिए, मैं खुले मन से काम करता हूँ, तो अभी तो मैं कुछ जानता नहीं। फिर मैं यहाँ आया, सब चीज़ों का अध्ययन करूँगा, चीज़ों को समझूंगा, तब फिर उस पर कुछ आपके सामने बात रख पाएंगे। थैंक यू। थैंक यू। तो आप देख रहे थे रामचंद्र प्रसाद सिंह, और अब सीधे हम आपको दिखाते हैं किरण रिजिजू अपना नया। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स will continue, and I just gave my best wishes to the team, and we will always be together as a team. We are part of the same team. And so what are your priorities going to be with taking over law and justice? Let me take the charge. I'm going to the law ministry now, and then I'll discuss with the senior officials there. How will you rate your The timing which I had in the sports and youth affairs this department has been extremely memorable, as well as full of events, full of activities, and the team is wonderful. The team was good. So from common young athlete to senior athletes, I have met most of the players in the academy, and I interacted with most of them, and the journey of making India a great sporting nation will continue, and this will be fulfilled. Prime Minister's vision to make India a great sporting nation will be fulfilled, because we have got a great team, and as our team are preparing for Tokyo Olympics, we all will continue to cheer for our team. Thank you very much. Thank you. तो सीधे दृश्य आप देख रहे थे किरण रिजिजू संवाददाताओं से बातचीत करते हुए, और इससे पहले आरसीपी सिंह जिन्होंने अपना कार्यभार संभाला और संवाददाताओं से बात की, और उन्होंने कहा कि पूरी तरह से प्रधानमंत्री मोदी के विजन में विश्वास व्यक्त करते हैं और उस पर खरा उतरने के पूरे प्रयास करते हैं। आगे बढ़ेंगे, आगरा के सांसद के आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार के दौरान झारखंड से अन्नपूर्णा देवी को बतौर राज्य मंत्री की जिम्मेदारी मिली है। राष्ट्र विकास के लिए अन्नपूर्णा देवी की प्राथमिकताओं पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में चल रही एनडीए सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले विस्तार में झारखंड से अन्नपूर्णा देवी जी को बतौर राज्य मंत्री की जिम्मेदारी मिली है। आइए जानते हैं किस तरह इनका भविष्य का विजन प्लान और कार्य योजना रहेगी। सबसे पहले आपको बताइए आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेगी। धन्यवाद। और पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, प्रधानमंत्री जी के प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने नई जिम्मेवारी दी है, और जो विश्वास जताया है, ये हमारा पूरा प्रयास होगा कि ईमानदारी के साथ उस विश्वास पर खरा उतरने का। महिलाओं का सर्वांगीण विकास हो और जमीनी स्तर पर जो कार्य योजनाएं हो, इम्प्लीमेंट हो, इसको लेकर आपके जहन में किस तरह की योजना रहेगी? जी बिल्कुल, आपने देखा होगा कि इस कैबिनेट में भी महिलाओं को प्राथमिकता मिली है, और पार्टी का एक जो मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो उस चीज़ को बिल्कुल वो दिख रहा है, और ये हम सबका सामूहिक ये प्रयास होगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो उनकी सोच है, उनकी सोच को धरातल पर जमीन पे उतारना। सबका साथ और सबका विकास का एजेंडा प्रधानमंत्री के जहन में हमेशा रहता है। जमीनी स्तर पर आम आदमी को केंद्र प्रेरित योजनाओं का पूरा फायदा मिले, इसको लेकर किस तरह की योजनाएं आपके जहन में भविष्य में रहेगी? प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो भी आज भारत सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही है, ये हम सबका दायित्व है कि उस योजना का लाभ आम जन तक मिले, उसके लिए काम करना, और ये पूरा प्रयास करेंगे। आपके अनुभव का फायदा देश के आम नागरिकों को मिले, इसके लिए हम किस तरह का भविष्य का नया भारत देखें? आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशन में जो उनका दिशा निर्देशन होगा, उस दिशा से आगे हम लोग काम करेंगे। तो ये थे केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी, जिनका मानना है कि इनको जो जिम्मेदारी मिली है उसका न केवल पूरी तरह निर्वहन करेगी, बल्कि ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम करते हुए राष्ट्र विकास में अपना योगदान देगी। मेरे सहयोगी कैमरामैन कुलदीप के साथ मैं ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों में 45,892 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं पिछले 24 घंटों में 44,291 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर
97.18% हो गया है। सक्रिय मामलों की संख्या गिरकर कुल संख्या 4,60,704 हुई। साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 2.37% है और दैनिक पॉजिटिविटी रेट 2.42% है, जो लगातार 17 दिन से 3% से कम बना हुआ है। देश में कोरोना संक्रमण की जांच क्षमता में काफी वृद्धि हुई है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने बताया कि देश भर में 7 जुलाई तक कुल 42,52,25,897 नमूनों का परीक्षण किया गया, जिनमें 7 जुलाई को 18,93,800 नमूनों की जांच की गई। और कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान भी भारत में तेजी से आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक 36,48,00,000 से अधिक कोविड टीकों की खुराक दी गई है। वहीं पिछले 24 घंटों में 33,81,000 से अधिक टीके लगाए गए। महाराष्ट्र में कोरोना मामलों में कमी को देखते हुए शिक्षा विभाग ने एक अहम निर्णय लेते हुए 15 जुलाई से स्कूलों को खोलने का निर्णय लिया है। पहले चरण में 8वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए स्कूलों को कोविड नियमों के तहत खोला जाएगा। स्कूल सिर्फ महाराष्ट्र के उन ग्रामीण इलाकों में खुलेंगे जहां कोरोना संक्रमण के मामले नहीं हैं। सभी स्कूलों के लिए राज्य सरकार द्वारा बनाए कोरोना नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। राज्य सरकार ने पहले घोषणा की थी कि स्कूलों को खोलने से पहले सभी शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों का टीकाकरण उन्हीं स्कूलों में करवाया जाएगा। कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन बस सेवाएं सोमवार से शुरू हो जाएंगी। ये सेवाएं कोविड महामारी के चलते निरस्त कर दी गई थी। राज्य बस परिवहन निगम बेंगलुरु, मैसूरू, मंगलुरु और पुत्तुरु से यात्रियों की संख्या और आवश्यकता अनुसार केरल के विभिन्न क्षेत्रों के लिए बस सेवाएं शुरू कर देगा। और आप देख सकते हैं कि भारती प्रवीण MOS हेल्थ अपना कार्यभार ग्रहण कर रही हैं। तो MOS हेल्थ भारती प्रवीण पवार ने अपना पदभार ग्रहण किया। आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर में 2 अलग अलग मुठभेड़ों में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकवादियों को मार गिराया है। पुलवामा के पुछाल इलाके में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर किया। देर रात शुरू हुई मुठभेड़ में पुलिस और सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराने में कामयाबी पाई। आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन अभी जारी है। वहीं कुलगाम की जोदार इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए। दक्षिणी कश्मीर में कल देर रात मुठभेड़ शुरू हुई। आतंकियों के छिपे होने की सूचना के बाद कुलगाम पुलिस और राष्ट्रीय राइफल की बटालियन ने तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान एक मकान में छिपे आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी।
एसओपी के अनुसार उन्हें पहले आत्मसमर्पण करने का मौका दिया गया, कई अवसर दिए गए, उसके बाद भी आतंकियों ने समर्पण करने के बजाय फायरिंग जारी रखी। जवाबी कार्रवाई से मुठभेड़ शुरू हो गई। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया। इस तरह पिछले 24 घंटों में 5 आतंकी मार गिराए गए हैं। कल हंदवाड़ा में भी एक आतंकी को सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता वीरभद्र सिंह का लंबी बीमारी से जूझने के बाद आज तड़के निधन हो गया। कांग्रेस नेता वीरभद्र सिंह ने 87 साल की उम्र में इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल शिमला में आखिरी सांस ली। इस अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर जनकराज ने इसकी जानकारी दी। वीरभद्र सिंह का राजनीतिक करियर काफी लंबा रहा है और वे 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। इसके अलावा वे 9 बार विधानसभा और 6 बार संसद के सदस्य भी रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया। अपने ट्वीट संदेश में पीएम मोदी ने कहा कि श्री वीरभद्र सिंह जी का लंबा राजनीतिक जीवन था। उनके पास समृद्ध प्रशासनिक और विधायी अनुभव था। उन्होंने हिमाचल प्रदेश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और राज्य के लोगों की सेवा की। उनके निधन से दुखी हूं। उनके परिवार और समर्थकों के प्रति संवेदना। ओम शांति। और बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। कैरेबियाई देश हैती के राष्ट्रपति जोवेनेल मोइसे की हत्या के मामले में सुरक्षा बलों ने 4 संदिग्धों को मार गिराया है। पुलिस ने कहा कि इस मामले में 2 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा राजधानी पोर्ट प्रिंस में अन्य बचे हुए संदिग्धों के साथ संघर्ष जारी है। इससे पहले कल हैती के राष्ट्रपति की उनके घर पर हत्या कर दी गई। इस हमले में उनकी पत्नी को भी गोली लगी है। उनकी हालत गंभीर है। हैती के अंतरिम प्रधानमंत्री ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि राष्ट्रपति मोइसे की उनके घर पर हत्या कर दी गई। मोइसे की पत्नी मार्टिन मोइसे अस्पताल में भर्ती हैं और उनका इलाज जारी है। राष्ट्रपति की हत्या के बाद हैती में आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। हैती के पड़ोसी देश डोमिनिक गणराज्य ने अपनी सीमा को सील कर दिया है और देश में सुरक्षा को कड़ी कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने हाइटियन राष्ट्रपति की हत्या की निंदा की, जबकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में संभावित बैठक से पहले मोइसे की मौत पर गहरा दुख और सहानुभूति व्यक्त की। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन दुजरिक ने एक बयान में कहा कि इस अपराध के दोषियों को सजा दी जानी चाहिए। उन्होंने आश्वासन दिया कि संयुक्त राष्ट्र हैती की सरकार और लोगों के साथ खड़ा रहेगा। अमेरिकी विदेश विभाग ने हैती के राष्ट्रपति की हत्या की निंदा की। विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा कि ऐसी खबरें हैं कि हमलावर ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन एजेंट थे, जो कि बिल्कुल गलत है। हालांकि उन्होंने कहा कि वॉशिंगटन हैती सरकार की तरफ से किए गए अनुरोधों का जवाब देने के लिए तैयार है और हैती के अधिकारियों की जांच का समर्थन करने के लिए तैयार है। लैटिन अमेरिकी देश के नेताओं ने भी हैती के राष्ट्रपति की हत्या की निंदा की। कोलंबिया के राष्ट्रपति ने अमेरिकी राज्यों के संगठन से लोकतांत्रिक व्यवस्था की रक्षा के लिए हैती को एक तत्काल मिशन भेजने का आह्वान किया। इस बीच मध्य अमेरिकी देशों के नेताओं ने लोकतंत्र के लिए सामाजिक शांति और सम्मान बनाए रखने की अपील की। पूर्व लेबर पार्टी के प्रमुख इसाक हर्जोग ने इजराइल के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली और इजरायली समाज के भीतर गहरे विभाजन को ठीक करने की कोशिश करने का
वादा किया। 2003 में पहली बार संसद के लिए चुने गए हर्जोग ने वामपंथी लेबर पार्टी का नेतृत्व किया है और गठबंधन सरकारों में कई विभागों को संभाला है। उनका सबसे हालिया सार्वजनिक पद इजराइल के यहूदी एजेंसी के प्रमुख के रूप में था, जो आव्रजन को प्रोत्साहित करता है। 2015 के चुनाव में पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा पराजित हर्जोग को जून में संसद द्वारा राष्ट्रपति चुना गया था। अमेरिका के मियामी क्षेत्र के कॉन्डो परिसर के खंडहरों से 18 और शव बरामद किए गए। फ्लोरिडा के अधिकारियों ने कहा कि अब कोई उम्मीद नहीं है कि लापता लगभग 100 लोगों में से कोई भी जीवित पाया जाएगा। हैम्पटन टावर्स साउथ बिल्डिंग के खंडहरों में से अब तक कुल 54 शव बरामद किए जा चुके हैं। अब किसी के भी जिंदा न मिलने की उम्मीद के बाद बचाव अभियान को समाप्त करने की घोषणा कर दी गई है। अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य के मियामी में कुछ 2 हफ्ते पहले समुद्र के ठीक सामने 40 साल पुरानी ऊंची इमारत कुछ ही सेकंड्स में भरभरा कर गिर गई थी। मानवाधिकारों पर अंतर अमेरिकी आयोग का कहना है कि कोलंबियाई सरकार को सिविल सोसाइटी के साथ बातचीत करनी चाहिए और जिन सुरक्षा बलों ने दुर्व्यवहार किया है उन्हें सजा मिलनी चाहिए। गौरतलब है कि 28 अप्रैल को बड़े पैमाने पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ, जो बीच बीच में हिंसक हो गया। कोलंबिया के अटॉर्नी जनरल के कार्यालय ने सीधे तौर पर प्रदर्शनों में 27 लोगों की मौत की बात कही और 11 अन्य की पुष्टि की, जबकि मानवाधिकार समूहों का कहना है कि उन्होंने 40 से अधिक मौतों की पुष्टि की है और दर्जनों की जांच चल रही है। इस बीच सरकार ने कहा कि अटॉर्नी जनरल का कार्यालय पहले से ही दुर्व्यवहार की जांच कर रहा है, जिसकी राष्ट्रपति वांचुक ने बार बार निंदा की है। विरोध प्रदर्शन करने वाले समूहों ने प्रदर्शनों को फिलहाल रोक दिया है। उनका कहना है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन होंगे। दुबई के मीडिया ऑफिस ने बताया कि जब अली पोर्ट पर एक जहाज में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। ज्वलनशील पदार्थ रखने वाले एक कंटेनर में एक हादसे की वजह से विस्फोट के कारण लगी आग पर अब काबू पा लिया गया है। अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। दुबई मीडिया ऑफिस ने एक ट्वीट में कहा कि जहाज की पहचान नहीं हो पाई थी। वो बंदरगाह की मुख्य शिपिंग लाइन से दूर बर्थ में से एक पर डॉक करने की तैयारी कर रहा था। अफगानिस्तान के विशेष बलों ने कल तालिबान लड़ाकों को कुंदुज शहर से खदेड़ने के लिए अभियान चलाया। कुंदुज के अधिकांश जिलों में तालिबान ने कब्जा कर लिया है, क्योंकि अमेरिका ने लगभग 20 वर्षों के संघर्ष के बाद 11 सितंबर तक बिना किसी शर्त के अपने सैनिकों को वापस बुलाने की घोषणा की थी। इसीलिए पूरे देश में हिंसा बढ़ती जा रही है। कारण ये है कि इस्लामी तालिबान ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र पर नियंत्रण चाहता है। दूसरी ओर कतर में अफगानिस्तान सरकार और तालिबान वार्ताकारों के बीच बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। हालांकि हाल के दिनों में दोनों पक्षों के बीच बैठकें हो रही हैं। और अब ले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। सांसों में छिपा है ये, पुरखों की कृपा है ये, दिखलाएगा रास्ता। हठयोगानुशासनम, हठयोगानुशासनम। दुनिया में प्रसिद्ध जो, अपने आप सिद्ध जो, रखना इस पे आस था। हठयोगानुशासनम, योगानुशासनम। योगारंभ हो, योगारंभ हो, योगारंभ हो, योगारंभ हो। विश्व को भेंट दी हमने योग है, योगारंभ हो।
और अब आपको सीधा ले चलते हैं, किरण रिजिजू केंद्रीय मंत्री अपना नया कार्यभार संभाल रहे हैं। सीधे दृश्य आप देख रहे हैं। केंद्रीय कानून मंत्री के रूप में अपना कार्यभार संभालते केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू। सीधे दृश्य आप देख रहे हैं, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू कानून मंत्री के रूप में अपना कार्यभार संभालते हुए। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू अपना कार्यभार संभालते हुए कानून मंत्री के रूप में, इससे पहले खेल और युवा मामलों का प्रभार उनके पास था और ये कार्यभार संभालने से पहले उन्होंने संवाददाताओं से बातचीत भी की थी। उन्होंने कहा था कि नई जिम्मेदारी के प्रति काफ़ी उत्साहित हैं, काफ़ी आशान्वित हैं और आप देख सकते हैं कुछ कहना चाह रहे हैं। आप जितना मीडिया के फ्रेंड्स हैं, इस नए मंत्रालय में मेरे तरफ से स्वागत करना चाहता हूं। हमारे जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं, सेक्रेटरीज, एडिशनल सेक्रेटरीज एंड अदर सीनियर ऑफिशियल्स, दे आर ऑल हियर। आई एम एंटरिंग दिस रूम फॉर द फर्स्ट टाइम एंड इट इज डेफिनेटली a huge challenge for me and a responsibility to discharge my function as the Minister for Law and Justice of this country. Although I have a law degree, I have done my LLB from Campus Law Center, but I don't have much experience about the legal matter because I was never there in the profession. But everything can be handled with proper guidance, proper understanding of the subject, and application of right mind. Prime Minister's vision of making an Atmanirbhar Bharat also requires a robust legal system in our country. So I will be briefed by the officers, and as and when I'm guided by my seniors, the officials of this ministry, we will always try to be transparent and we will always try to be approachable for the media so that you will know what this ministry is doing and how we are performing. So today I don't think I require to make any additional comment more than what I just have said. Thank you very much. हिंदी में जानना चाहेंगे सर, हिंदी में एक बार की क्या चुनौतियां आप देखते हैं इस मंत्रालय में? देखिए, हर मंत्रालय और हर पद का अपना एक गरिमा होता है, अपना एक उसका अस्तित्व होता है। इस देश का हर कानून मंत्री का मुझे जिम्मेदारी मिलता है तो उसका अपना एक उसका मेरे सामने में एक चुनौती है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो भरोसा जताया उस पर खरा उतरना और देश के लोगों के अपेक्षा है, आकांक्षाएं हैं, उसको पूरा करने के लिए हमको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। और जब आदमी दिल लगा के काम करेगा तो मैं मानता हूं कि अच्छा रिजल्ट आ सकते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन में सारा सरकार का हर विभाग काम कर रहे हैं, वैसे इस नए विभाग का भी कामकाज करने का मेरा प्रयास रहेगा। अपने टीम के साथ काम करेंगे, जहां अच्छा टीम रहता है वहां काम भी अच्छा होता है। सर
खेल मंत्रालय में संभाल कर लेते हैं, खेल मंत्रालय से यहाँ शिफ्ट हुए सीधे, तो एक जंप नहीं लग रहा क्योंकि अभी ओलंपिक की तैयारियां चल रही थी, आपने बहुत खिलाड़ी को आगे बढ़ाया है। जिम्मेदारी तो कहीं भी मिलेंगे तो काम तो करना ही है। उससे पहले मैं गृह राज्य मंत्री रहा है पिछली सरकार के समय में, तो उस समय में कानून मंत्रालय से काफी क्लोज रहा है, होम मिनिस्ट्री का। तो जिम्मेदारी तो कहीं भी मिलेगा, हम अपना काम को दिल लगा के काम करना है, तो यही हमारा एक जीवन का मकसद है। इसलिए ये नई मंत्रालय का जिम्मेदारी लेने से मुझे एक नई तरीके से काम करने का, सीखने का, देश के लिए काम करने का मौका मिलेगा। No, I don't want to talk this separately. As I said, I have an LLB degree because I passed out from Campus Law Center, Delhi University, and I would love to go back to the Campus Law Center someday, hopefully, and try to meet some of the old staff if they are still serving, or to feel those moments when I was there as a student. Makes it easy to handle this department, this ministry? I think it's not a correlation. It's handling of ministry is totally dependent on your commitment and understanding of the subject. No, I mean individual केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, जिन्होंने केंद्रीय कानून मंत्री के रूप में कार्यभार संभाल लिया है, उन्होंने कहा कि ये नई जिम्मेदारी भी है और एक बड़ा चैलेंज भी है, लेकिन प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, उनके विजन में आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करते हुए वो आगे बढ़ेंगे और तमाम विषयों की समझ के साथ। इससे पहले उन्होंने ये भी कहा कि उनके पास जिस तरह से पूर्व में भी गृह राज्य मंत्री का और इसके अलावा खेल और युवा मामलों के राज्य मंत्री का प्रभार रहा है, तो तमाम जिम्मेदारियों को उन्होंने कहा कि हर नई जिम्मेदारी एक नया चैलेंज होती है, एक नया अवसर होती है और इसे ही वो आगे ले जाने की पूरी कोशिश करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे और पूरे कदम उठाएंगे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। आगे बढ़ेंगे। ईरान में कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट का प्रसार तेजी से हो रहा है। बढ़ते मामलों में अंकुश लगाने के लिए देश में कोविड टीकाकरण अभियान को और तेज कर दिया गया है। हाल ही के सप्ताहों में राज्य संबंध समूह द्वारा विकसित कोवरन बरकत वैक्सीन के साथ टीकाकरण अभियान बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने राजधानी तेहरान और 91 अन्य शहरों और कस्बों को उच्च जोखिम वाले क्षेत्र रेड जोन घोषित किया, जिसके तहत यात्रा पर प्रतिबंध, गैर जरूरी व्यवसायों को बंद करने और राजधानी में कर्मचारियों की उपस्थिति को 30% तक सीमित करने का आदेश दिया गया है। ईरान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी ने विश्वास जताया कि उनकी सरकार तेजी से कोविड-19 टीकाकरण की शुरुआत करेगी ताकि अर्थव्यवस्था को फिर से शुरू करने में मदद मिल सके। कोविड-19 के बढ़ते मामलों की रोकथाम के लिए पूरे क्यूबा से 200 डॉक्टरों और नर्सों की एक टीम पश्चिमी क्यूबा के मांजास पहुंचेगी। मांजास में जुलाई सप्ताह की शुरुआत से ही कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। वहीं लोगों को कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट से भी जूझना पड़ रहा है। देश के स्वास्थ्य सुविधा पर भी असर पड़ रहा है। वहीं कारिनस में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को दवा, ऑक्सीजन टैंक और अन्य उपकरणों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। क्यूबा में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 2,14,000 है। वहीं देश में कोरोना के कारण अब तक 1,405 लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के मामले 18 करोड़ 58 लाख से ज्यादा हो गए हैं। इस संक्रमण से अब तक 40,16,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि इलाज के बाद विश्व में 17 करोड़ से अधिक लोग स्वस्थ भी हो गए हैं। कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित देशों में अमेरिका सबसे आगे है। अमेरिका में कोरोना संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 3 करोड़ 46 लाख से अधिक है। अमेरिका में कोरोना के कारण मरने वालों का आंकड़ा 6,21,000 से अधिक है। ब्राजील में कोरोना संक्रमण के मामले 1 करोड़ 89 लाख से ज्यादा हो गए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने देशों से कोविड-19 प्रतिबंधों में ढील देते हुए अपनी अर्थव्यवस्थाओं को फिर से खोलते समय अत्यधिक सावधानी बरतने का आग्रह किया है। संगठन ने कहा है कि सावधानी बरतने से देशों ने अब तक जितना लाभ हुआ है
वो लाभ कम नहीं होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक ने लोगों को याद दिलाया कि महामारी खत्म नहीं हुई है और 40 लाख लोगों की मौत का आंकड़ा अभी अभी पार हुआ है। संगठन के आपात कार्यक्रम के प्रमुख माइक रायन ने चेतावनी दी कि कोविड-19 टीकाकरण दर वाले कम कोविड-19 टीकाकरण दर वाले देश प्रतिबंधों को उठाने की गलती के साथ दोहरी गलती कर रहे हैं। फ्रांस की सरकार सभी नागरिकों से कोरोना टीका लेने का आग्रह कर रही है और साथ ही इसे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए अनिवार्य बनाने पर विचार कर रही है। फ्रांस के राष्ट्रपति के प्रवक्ता गैब्रियल अटल ने पहले ही चेतावनी दी कि और जब चुनौती है वो बैलेंसिंग के काम होता है और जब चुनौती आएगी तो उसको उसी जरिए से डील भी किया जाएगा। कोई ऐसा विषय नहीं है कि जिससे कोई घबराने की जरूरत है। कल्चर मिनिस्टर कहीं ना कहीं हेरिटेज को प्रोटेक्शन को लेकर, हेरिटेज को बचाने को लेकर, संस्कृति को नए सिरे से आगे बढ़ाने को लेकर ये जिम्मेदारी आप पर आई है, तो उसको कैसे प्रोटेक्ट करने की योजना है? देखिए, हेरिटेज को लेकर और इन तमाम चीज़ों को लेकर प्रोटेक्शन की आवश्यकता है और उस प्रोटेक्शन के साथ साथ बदलते हुए समाज को भी ज़रूरतें हैं, उन दोनों का बैलेंस करना ज़रूरी है, वो किया जाएगा। तो संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री का प्रभार संभाला मीनाक्षी लेखी ने और उन्होंने बातचीत की और उन्होंने कहा कि किस तरह से आगे बढ़ा जाएगा और किस तरह से नई जिम्मेदारी को निभाया जाएगा। पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आगे बढ़ेंगे। कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई के दौरान अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने के लिए न्यूयॉर्क शहर में एक परेड का आयोजन किया गया। परेड के दौरान न्यूयॉर्क सिटी के मेयर वल्डी ब्लासियो, न्यूयॉर्क इंटेंसिव केयर यूनिट की नर्स सैंड्रा लिंडसे ने दर्शकों का अभिवादन किया। अमेरिका के सबसे बड़े शहर में टिकट टेप परेड आमतौर पर चैंपियनशिप स्पोर्ट्स क्लब अंतरिक्ष यात्रियों और युद्ध के दिग्गजों के लिए आरक्षित कर रहे हैं, लेकिन इस बार महामारी के नायकों के सम्मान में आयोजित ये किया गया। स्वास्थ्य कर्मियों के अलावा और सीधे दृश्य आप देख रहे हैं जी किशन रेड्डी केंद्रीय मंत्री अपना नया कार्यभार संभाल रहे हैं। अजय भट्ट भी उनके साथ मौजूद हैं। सीधे दृश्य आप ये देख रहे हैं। तो जी किशन रेड्डी अपना नया कार्यभार संभाल रहे हैं। सीधे दृश्य आप देख रहे हैं और कई और नए मंत्री भी उनके साथ इस मौके पर मौजूद हैं। सीधे दृश्य आप ये देख रहे हैं।
तो सीधे दृश्य आप देख रहे थे। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने भी अपना नया कार्यभार संभाल लिया है और उनके साथ कई अन्य मंत्री भी इस मौके पर मौजूद थे। अजय भट्ट उनके साथ थे, मीनाक्षी लेखी भी वहां पर मौजूद थी और कई अन्य नए मंत्री भी वहां पर मौजूद थे। आगे बढ़ते हैं। इंग्लैंड फुटबॉल टीम यूरो कप के फाइनल में पहुंच गई है। टीम ने सेमीफाइनल में अपने कप्तान हैरी केन के गोल की बदौलत डेनमार्क की टीम को 2-1 से हरा दिया। इंग्लैंड की टीम 55 साल के बाद किसी बड़ी प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंची है। अपने ही दर्शकों के पर्यटन अलग है और जो घूमने के उद्देश्य से आते हैं वो पर्यटन हमारा अलग है। उसके पूरी तरह से स्टडी करने के बाद पता लगेगा कि हमें और क्या क्या करने की आवश्यकता है। वैसे काफी कुछ इस क्षेत्र में कर रहे हैं और लगातार ये फील्ड ऐसा है कि लगातार बढ़ते ही जा रहा है। मेरा आखिरी सवाल है कि उत्तराखंड को लेकर आपकी कोई योजना है? देखिए, योजना बनेंगी बहुत सारी हैं दिमाग में। अभी तो चार्ज लिया ही है। मैंने कहा ना, ब्रीफिंग वगैरह सारी चीजें लेंगे, क्योंकि उत्तराखंड तो देवभूमि है। वैसे भी जैसे हिमाचल है, उत्तराखंड है, हमारे वहाँ पूरे भारत को अगर हम देखें तो कहीं न कहीं हमको कुछ न कुछ पर्यटन में ऐतिहासिक चीजें मिलती रहती हैं। कोई प्रदेश ऐसा अछूता नहीं है। सारी स्टडी करने के बाद तब एक एक करके उस पर काम प्रारंभ होगा। एक और सवाल मंत्री जी, 4 धाम यात्रा है उत्तराखंड में काफी मशहूर है और वो 4 धाम यात्रा को रोक दिया गया है, तो कहीं न कहीं जो लोकल लोग जो रोजगार से मिलता था। देखिए, उसमें सर्वोच्च न्यायालय में मामला चल रहा है। उसके आधार पर ही कोई डिसीजन होगा। जो न्यायालय डिसीजन करेंगे उसको सब मानने के लिए बाध्य होंगे। अभी उस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं है, क्योंकि मामला सब जुडिस है। शुक्रिया। संदीप, तो आप देख रहे थे अजय भट्ट जिन्होंने MOS टूरिज्म के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है और पर्यटन के क्षेत्र में क्या कुछ संभावनाएं हो सकती हैं, कितना विस्तार हो सकता है, किस तरह से इस क्षेत्र में आगे बढ़ा जाएगा, इस पर संवाददाताओं से बातचीत की। आगे बढ़ेंगे। इंग्लैंड फुटबॉल टीम यूरो कप के फाइनल में पहुंच गई। टीम ने सेमीफाइनल में अपने कप्तान हैरी केन के गोल की बदौलत डेनमार्क की टीम को 2-1 से हरा दिया। इंग्लैंड की टीम 55 साल के बाद किसी बड़ी प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंची है। वेम्बली स्टेडियम में अपने ही दर्शकों के सामने इंग्लैंड की फुटबॉल टीम ने इतिहास रचा। यूरो कप के दूसरे सेमीफाइनल में टीम का सामना डेनमार्क से हुआ, जहां जीत ने इंग्लिश टीम को फाइनल में पहुंचा दिया। हालांकि इस जीत की शुरुआत फीकी रही, क्योंकि डेनमार्क के डैम्सगार्ड ने खेल के 30वें मिनट में इंग्लिश डिफेंस को भेद कर डेनमार्क की टीम को 1-0 से आगे कर दिया। लेकिन इस गोल के 9 मिनट बाद डेनमार्क से गलती हुई और ओन गोल ने टीम का गेम खराब कर दिया। पहले हाफ में स्कोर लाइन 1-1 की बराबरी पर रही। खेल के दूसरे हाफ में भी दोनों ही टीमों की ओर से एक दूसरे पर अटैक होते रहे, लेकिन सफलता दोनों में से किसी को भी नहीं मिली। निर्धारित समय तक गोल न होने के चलते मैच एक्स्ट्रा टाइम में गया, जहां रहीम स्टर्लिंग को गलत तरीके से रोकने के चलते इंग्लिश टीम को पेनल्टी किक का तोहफा मिला, जिसे गोल में बदलने में हैरी केन ने कोई गलती नहीं दिखाई। मैच इंग्लैंड ने 2-1 से अपने नाम किया और वेम्बली स्टेडियम में मौजूद 66,000 दर्शकों के आगे 55 साल बाद किसी बड़ी प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने का सुखद एहसास खुद को इंग्लैंड ने कराया। वैसे इस बार यूरो कप में इंग्लैंड की टीम का शानदार खेल उनके कप्तान हैरी केन के उम्दा खेल को भी सामने रख रहा है, जो अब तक प्रतियोगिता में 4 गोल दाग चुके हैं। इंग्लैंड ने इससे पहले क्वार्टर फाइनल में यूक्रेन को 4-0 से हराया था, तो वहीं अंतिम 16 में टीम ने जर्मनी को शिकस्त दी थी। अब इंग्लैंड का फाइनल में सामना इटली से होगा, जिसने प्रतियोगिता में अभी तक एक भी मैच नहीं गंवाया है। वैसे इंग्लैंड अगर फाइनल मुकाबला जीतती है तो ये पहली बार होगा जब इंग्लिश टीम यूरो कप का खिताब अपने नाम करेगी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। पूर्व विश्व नंबर 1 स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर का 21वां ग्रैंड स्लैम जीतने का सपना बुधवार को टूट गया। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में फेडरर को पोलैंड के ह्यूबर्ट हुरकाज ने 6-3, 7-6, 6-0 के सीधे सेट में शिकस्त देकर प्रतियोगिता से बाहर का रास्ता दिखा दिया। हालांकि विश्व नंबर 1 सर्बिया के नोवाक जोकोविच प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में पहुंचने में कामयाब रहे। जोकोविच ने अंतिम 8 के मुकाबले में हंगरी के मार्टिन फुक्सोविक्स को 6-3, 6-4, 6-4 से हार का मुंह दिखाया। भिवानी की पूजा रानी बोहरा भारतीय मुक्केबाजी का वो नाम बन गई हैं जो जब रिंग में उतरती हैं तो पदक से कम कुछ नहीं देखना पसंद करती। पूजा ने हाल ही में एशियन चैंपियनशिप में 75 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। कैसा रहा पूजा का सफर और उन्होंने किन किन उपलब्धियों को छुआ,
आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुक्कों में जीत का दम, विरोधी को करता बेदम। हरियाणा के भिवानी से आने वाली पूजा रानी ओलंपिक में भारतीय बॉक्सिंग की नई कहानी लिखने के लिए मचल रही हैं। पूजा ने हाल ही में लगातार दूसरी बार एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अपने मुक्के की बरसात से पीले तमगे को अपना बनाया और अब पूजा का सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य है, ओलंपिक से पदक लाना। और इसके लिए पूजा का वर्कआउट गजब का है। पूजा लगातार कई घंटों तक कड़ा अभ्यास कर रही हैं। पूजा फिटनेस के साथ साथ अपनी तेजी, डिफेंस को पैना बनाना और अटैकिंग मोड पर खुद को किस तरह से लाना है, इस पर अपनी हर कमी को दूर कर रही हैं। ये बॉक्सर जल्द ही अपनी ट्रेनिंग को और बेहतर बनाने के लिए इसमें कई नए आयाम भी जोड़ेगी। पूजा ने जॉर्डन में हुए ओलंपिक क्वालिफाई मुकाबलों में 75 किलोग्राम भार वर्ग में थाईलैंड की मुक्केबाज को हराकर ओलंपिक कोटा हासिल किया था। ये कोटा उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी 8 मार्च को जीता था। पूजा के करियर की बात करें तो इस बॉक्सर ने 2010 में गोवा में हुई जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। उसके बाद 2012 में गुवाहाटी में सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। 2013 में पूजा ने एशियन चैंपियनशिप में रजत पदक को हासिल किया। 2019 में बैंकॉक में एशियन चैंपियनशिप में इस मुक्केबाज ने स्वर्ण पदक को अपना बनाया और 2021 में दुबई में हुई एशियन चैंपियनशिप में पूजा ने स्वर्ण पदक पर अपने नाम की मुहर लगाई। तो कुल मिलाकर पूजा का बढ़ता ग्राफ अब उस मुकाम पर है जहां कमी सिर्फ ओलंपिक पदक जीतने की है और जिस पर खरा उतरने के लिए ये मुक्केबाज अपने पंच को मजबूत बना रही है। गौरव कुमार, डीडी न्यूज। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। कोरोना से बचाव के उपाय। आपस में कम से कम 1 मीटर की दूरी रखें। हाथों को बार बार साबुन और पानी से धोएं। 60% अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर का प्रयोग करें। मास्क से चेहरे को ढक कर रखें। छींकते या खांसते समय नाक और मुंह को रुमाल या टिश्यू से ढकें।